40 listeners have already joined. Thank you to Sanjeev. बेसिकली जो मुझे सब्जेक्ट दिया गया है आज, शैम्पू योर ब्रेन। फ्रेंड्स, नॉर्मली शैम्पू योर हेड होता है। हम शैम्पू लेते हैं, बालों में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? पार्टियों में जाना है और बाल चमकीले हो जाए, थोड़े लहराने वाले हो जाए तो हमारी महिलाएं विशेष तौर पर शैम्पू करती है। जेंट्स भी करते हैं। कईयों को ऐसा होता है, एक मुगालता होता है, शैम्पू लगाने से बाल ज्यादा उगते हैं या काले होते हैं, पता नहीं क्या क्या। अब मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। अब मैंने कोशिश भी नहीं की। भाई ठीक है, इट्स ओके, आ जाए तो ठीक है, काले हो जाए तो ठीक है। कहने का मतलब मात्र इतना, शैम्पू योर हेड अगर होता है तो उससे कई लोगों को इसके लिए कि वो लहराते बाल मिले, चमकीले बाल मिले, और जो कुछ थोड़ा बहुत डैंड्रफ है वो भी क्लीन हो जाए। लेकिन मैंने सब्जेक्ट दिया शैम्पू योर ब्रेन। आपके मगज को थोड़ा सा साफ करते हैं, आपके और मेरे सभी के, क्योंकि मैं भी इसी प्रोसेस में हूँ। आपके मन मस्तिष्क को थोड़ा सा धोते हैं, थोड़ा साफ करते हैं, थोड़ी कोशिश करते हैं, थोड़ा जमावड़ा है, थोड़ी सी जो कुछ इन बातों में इन दिनों में, क्योंकि करीब करीब महाराष्ट्र में इस बात को, आज इस लॉकडाउन को शुरू हुए 50 दिनों से ज्यादा हो गए और हम लोग लॉकडाउन में हैं। पुणे मुंबई में कुछ ज्यादा केसेस हैं, इस कारण हमारा रेड जोन है, तो घरों से बाहर निकले ही नहीं है। तो ये जो सुविधा अब उपलब्ध हो गई है, इसके कारण मित्रों से मिलने की, बात करने की एक सुविधा मिल गई, तो हमने कहा इसी तरीके से काम किया जाए। मैं अपनी बातें कहूंगा। कुछ किताबें मैंने लिखी, जैसे 3 किताबों का जिक्र हुआ, और फिर 2 किताबें मैंने अभी और लिखी होली के उपलक्ष्य में, जिसको रिलीज किया गया, और वो है रंग बिरंगी पार्ट 1 और पार्ट 2, इस तरीके से। और कुछ बातें मैं उस किताब से भी बताऊंगा, कुछ बातें मैंने जो इन दिनों में अपने आसपास घटते हुए देखी, होते हुए देखी। हम दिन रात व्हाट्सएप पे और खबरों में, न्यूज में बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, विचलित भी हो रहे हैं। राजकुमार जी ने भी मुझसे कहा कि बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि कैसे, किस तरीके से अब लायंस क्लब का चलना होगा, मीटिंगें कैसी होंगी, क्या ये सारी वर्चुअल बातें होंगी, और किस तरीके से क्या क्या देख सकते हैं और देखने को मिलेगा। कई व्यापारी मित्र है, वो प्रश्न पूछते हैं बिजनेस का क्या होगा, और किस तरीके से हम इस प्रगति को देखेंगे, डेवलपमेंट का क्या होगा। बहुत से लोग डराते भी हैं, बहुत से लोग कई बातें करते हैं। आइए गागर में सागर भरने की कोशिश करता हूँ, और मेरी अपनी तरीके से जिस चश्मे से मैंने देखा वह बातें करने की कोशिश करूंगा। इसमें यह भी कहा है कि आपका कुछ इनर आप में टैलेंट है तो वो किस तरीके से निकले, इस व्यवस्था को किस तरीके से उपयोग में लाया जाए, आप आउट ऑफ द बॉक्स कैसे देखें अपने आप को, उससे से निकल के कैसे सोच सकते हैं। कई सी बातें हैं, प्रश्न बहुत सारे हैं, और 45 मिनट्स इसके लिए बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा गागर में सागर देने की, और वही देने की मेरी कोशिश है। इस बातों को शुरू करने से पहले कुछ 2-3 चीजें मैंने लिखी है, उस बातों को मैं बात करना चाहूंगा। इस संसार में म्यूट कर दें अपने आप को। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने आप के भीतर देखना। आप जितना अपने आप को जाने, ये मेरा यहां तक का सफर कैसा रहा, आगे मुझे क्या करना है, कैसी कैसी उपलब्धियां मेरे सामने हैं, कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये वो सारी चीजें हैं। और वही बात है शैम्पू योर ब्रेन। मौत के डर से ही सही जिंदगी को फुर्सत मिली, मौत के डर से ही सही जिंदगी को फुर्सत मिली, सड़कों को राहत और घरों को रौनक मिली। डू यू बिलीव दिस? घरों में हम लोग लौटते थे, शाम को खाना खाना है, रात को सोना है, सुबह फिर उठना है और अपने काम से निकल जाना है। परिवार वालों के साथ उतना ही सीमित हमारा वो रिश्ता रह गया था। लेकिन अब इस लॉकडाउन ने हमें इतना कुछ समय दिया है कि अपने परिवार वालों के साथ हम अपनी अच्छाइयाँ कमियों के साथ मिल रहे हैं, उनकी अच्छाइयाँ कमियां समझ रहे हैं। अगर आप मुझसे पर्सन पूछे, मुझे भी कईयों ने पूछा कि तुझे क्या क्या फर्क मालूम हुआ, तूने क्या क्या फर्क महसूस किया, तो मैंने कहा कि मैंने अपनी स्कूल लाइफ में शायद लूडो खेला होगा,
उसके बाद अब मैं अपने पोते पोतियों के साथ लूडो खेल रहा हूँ। अब मुझे मेरे अपने घरों के हर ड्रॉवर में कौन से कोने में क्या चीज पड़ी है मालूम हो गया। मैं अपने घर से जुड़ गया, मैं अपने परिवार वालों से जुड़ गया, उनसे हर एक जो परिवार का रिश्ता है उनसे जुड़ गया। और तो और दिन में इतना समय मिलता है कि जो मेरे पुराने मित्र हैं जिनसे मैंने महीनों वर्षों कभी बात नहीं की, कभी वर्षों पहले मिले थे, लाइनिज्म के हो या अन्य रिश्तों से हो, लेकिन उनसे चला के फोन करके बात कर रहा हूँ। यह एक सबसे अच्छा रीजुनोनेशन हो रहा है रिश्तों का, जिसमें कहता है कि सर्जन हो रहा है और एक नयापन आ रहा है। और यह लाइनिज्म ने और सॉरी इस लॉकडाउन ने मुझे दिया। खुद की फिक्र अक्सर तनाव देती है, खुद की फिक्र अक्सर तनाव देती है, लेकिन दूसरों की फिक्र करके देखिए वो लगाव देती है। आज अगर मैं घर से बाहर नहीं निकलता तो वो इसके लिए कि मेरी 90 एज की मेरी मदर है और मुझे उससे भी लगाव है और मुझे मेरे पोते पोतियों से भी लगाव है। तो अगर कहीं मुझे ये दुविधा हुई तो मेरे परिवार का क्या होगा। आज हम दूसरों की फिक्र करने लगे हैं और वो हमें लगाव देती है। ये करके देखिए, आज लाइटिज्म के माध्यम से ही क्यों ना हो, हम हजारों लाखों भूखों तक पहुंचे हैं, उनको खाना दिया है, उनको राशन दिया है, उनको जरूरत की सारी चीजें मुहैया करवाई है और अपने अपने वॉचमैन्स बिल्डिंगों के उनका हम ध्यान रखने लगे हैं। साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को हम ध्यान रखने लगे, उन्हें चाय पिलाने लगे, उन्हें नाश्ता देने लगे, क्योंकि उनकी सहूलियत, उनकी अहमियत और उनका इम्पोर्टेंस हमें समझ में आया है। और अपनी बात शुरू करने से पहले, किसी के गुजर जाने के बाद देश बंद है, किसी के गुजर जाने के बाद देश बंद है, ये हमने कई बार देखा। लेकिन कोई गुजर ना जाए इस वास्ते देश बंद है, ये हमने पहली बार देखा। यह भी एक दूसरे का लगाव ही है, एक दूसरे की फिक्र है और इस कारण हम कोशिशों में हैं कि किस तरीके से हम इसको बचा लें। और तो और इवन ये अली बाबा का जो चेयरपर्सन है जैकमा, वो तो कहता है 2020 वर्ष यह आपकी जिंदगी का है। कोई भी व्यापारी, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी रियल एस्टेट वाला, बिजनेसमैन कोई भी हो, ये आपके कमाने का वर्ष नहीं है, ये आपकी जान बचाने का वर्ष है। अगर आपने ये जान बचा ली तो ये समझिए आपको मुनाफा ही मुनाफा हो गया। ये वर्ष जान बचाने का है। दुविधा है, तकलीफ है, मानते हैं, हमारी भी नहीं है, किसी बाहर की कंट्री की है, लेकिन आज तो वो हमारी भी हो गई है, क्योंकि वो जिस तरीके से उससे अब बचना जरूरी है। और इस वास्ते ये बातें मैंने कही। बहुत सारी बातों का जिक्र हो रहा है और बहुत बहुत सारी बातें कही भी जा रही है। ये भी बात मैंने थोड़ी अपने तरीके से कहने की कोशिश की कि हम धोखे में थे। हम धोखे में थे कि हम अर्थ को बचा, दुनिया को, पृथ्वी को बचा सकते हैं, कि हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं। लेकिन अब हमें पता चला कि अगर इंसान अपनी टांग ना अड़ाए तो पृथ्वी, ये जो धरती है, ये अपने आप को हील कर लेगी, अपने आप को ठीक कर लेगी। हम धोखे में थे कि जंक फूड के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन आप देखते हैं कि चाहे वो मैकडोनाल्ड हो या चाहे कोई भी तुम्हारा पिज्जा वाला सेंटर, आज सब कुछ बंद है, लेकिन उसके बिना भी हम जी रहे हैं और हमारी जीवन यात्रा चल ही रही है। इस धोखे में थे कि घर से काम नहीं कर सकते, घर से काम हो रहे हैं, आप और हम कर रहे हैं। और हम धोखे में थे कि हमारी मीडिया बहुत समझदार है, हम गलत रहे हैं। आज अगर आप उस न्यूज को देखते हैं तो एक केवल मनोरंजन के दृष्टि से देखते हैं, उसमें से कितने आपको सच्चाइयां प्राप्त होती है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ही है। हम धोखे में थे कि क्रिकेट स्टार और जो फिल्मी स्टार जो है ये हमारे हीरो हैं, कुछ नहीं है, वो दे वर ओनली एंटरटेनर्स, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम धोखे में थे कि यूरोप के लोग बहुत समझदार और एजुकेटेड हैं। हम धोखे में थे कि कोई ज्योतिष, कोई पंडित, कोई गुरु, कोई प्रीस्ट किसी बीमार इंसान को ठीक कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम धोखे में थे कि तेल बहुत कीमती चीज है, अब पता चला हमारे बिना तेल की कोई कीमत नहीं। मैंने परसों ही व्हाट्सएप पे कहीं देखा कि हजारों लाखों टैंकर भरे हुए खड़े हैं, लेकिन कोई उसकी डिलीवरी लेने को तैयार नहीं है। यानी कि इस तेल की कीमत भी क्या, तो हमने अगर नहीं चाहिए तो तेल की कीमत भी कुछ नहीं। यानी जो हम देख रहे थे कि तेल सबसे महंगा और तेल के ऊपर ही सारी इकोनॉमी है, होती होगी, लेकिन फिलहाल हमने देखा कि ये जितने भी हैं सारे टैंकर जो है भरे पड़े खड़े हैं, लेकिन कोई डिलीवरी लेने को तैयार नहीं है। हम चिड़ियाघर के जानवरों को देखकर खुश होते थे कि लेकिन जब हम पिंजरे में बंद हुए तो पता चला
कि उन जानवरों को कैसा लगता होगा। यह भी एक अनुभूति है कि आज जब हम बाहर नहीं निकल सकते, बाहर निकले तो पुलिस का डंडा हमें डराता है, लेकिन तब हमें मालूम पड़ता है कि जो जितने भी जानवर हैं, ये जब पिंजरों में बंद होते तो उनको क्या लगता होगा। हम धोखे में थे कि शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाएंगे। हमारी भाभियां बहनें जितने भी हैं वे शॉपिंग मॉल्स को यूं समझे कि एक जीवन का एक रास्ता है, या यूं समझे कि धमनियां हैं हमारे रक्त में बहने वाली। लेकिन आज सारे ही मॉल, कम से कम कहीं भी कोई मॉल खुला नहीं है, लेकिन हम जीवित हैं, हम जी रहे हैं और हमारी जीवन यात्रा चल ही रही है। सिनेमा, ड्रामा, ब्रांड सब कुछ बंद है, लेकिन जिंदगियां चल ही रही है। हम छुट्टियां मनाने नहीं जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी तो चल ही रही है, दुनिया भी चल ही रही है। हम देर रात तक चाय पे या ड्रिंक्स पे अपना टाइम वेस्ट करते थे, लेकिन अब हमारे पास ना तो ड्रिंक्स है, ना कोई चाय पे वेस्ट करने वाले, टाइम वेस्ट करने वाले या टाइम पास करने वाले दोस्त हैं, ना हम मिल सकते हैं। फिर भी दुनिया तो चल ही रही है। जो फर्क पड़ रहा है वो नकली जिंदगी को पड़ रहा है, जिनके हम आदी हो गए थे उसको फर्क पड़ रहा है। जिंदगियां चल रही है, आप हम जी रहे हैं, आप हमारी जितनी भी सुविधाएं जो हैं वो अपने, और सबसे बड़े क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ हम व्यस्त कर रहे हैं। आंगन में बच्चे खेल रहे हैं। आपको भी अपना बचपन याद आता होगा, मुझे आता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि बचपन में खेला हुआ लूडो और पता नहीं क्या क्या खेल, वो सब अपने पोतों पोतियों के साथ खेल रहा हूँ। मेरा पोता मुझे चेस खेलना सिखा रहा है। यह क्वालिटी टाइम है। नदियां पहले की जैसे बह रही है, बल्कि अब वो ज्यादा साफ है। हमने पता नहीं गंगा शुद्धिकरण और पता नहीं क्या क्या शुरू कर दिया और इतने करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि हम कोई छेड़छाड़ ना करें तो नदियां जो है वो बिल्कुल साफ बह रही है और बिल्कुल स्वच्छ तरीके से वो बह रही है, बल्कि अब से ज्यादा वो स्वच्छ है। पंछी, दूध, सब्जियां, फल आदि पहले जैसे ही है और हमारे घरों तक हमें मिल रहे हैं, और जितने शुद्ध मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी दुनिया चल रही है। हम मुगालते में थे, हम धोखे में थे कई चीजों को लेके, लेकिन आज वो सब क्लीन होते चल रहा है। मुझे मेरे दादाजी की बात याद आती है कि जब वो कहते थे कि मोटा पहनना और मोटा खाना और किसी प्रकार का कोई दिखावा न करना, उन्होंने अपनी जिंदगियां वैसी बिताई। लेकिन जब हम हमारी अपनी लाइफ में आ गए तो हम इतने दिखावों में उलझ गए, लेकिन जब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सामने आ गए तो अब अपने आप को हम मांझ रहे हैं, अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, अपने आप के ब्रेन को हम क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा अंजन इन दिनों में जो सोचा, बैठे बैठे सोचता करता क्या है आदमी, तो मैं भी लिखता गया। मैंने 5 किताबें लिखी, उसके बाद मैं अब भी लिख रहा हूँ। लोग पूछते हैं खाली समय में क्या करें, कितना टीवी देखें, कितना नेटफ्लिक्स देखें, कितना अमेजोन देखें और कितने क्या क्या कर लें, साफ सफाई भी कर ली, सब कुछ हो गया, फिर भी समय रहता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कविताएं लिखें। हर आदमी के अंदर एक कवि होता है, हर आदमी के अंदर एक स्टोरी टेलर होता है, हर एक आदमी की अपनी एक कहानी होती है। बीच में मैंने नेटफ्लिक्स पे शायद एक वो फिल्म देखी, मस्का, बॉम्बे में ईरानी होटल्स के ऊपर वह फिल्म बनी हुई है। बड़ा खूबसूरत भाष्य उसमें किया गया है कि हर एक आदमी की एक स्टोरी है। अगर हम हिंदुस्तान में 135 करोड़ की जनता है तो हमारे हर एक की एक स्टोरी है। अपनी स्टोरी लिखिए, आपकी सक्सेस स्टोरी लिखिए, आप जिंदगी में कहां से कैसे कहां तक आए वो लिखिए। आप कहेंगे इसे कौन पढ़ेगा, पढ़ेंगे साहब। आपकी सक्सेस स्टोरी लोग भी पढ़ेंगे, ना पढ़ेंगे कम से कम आपका अवलोकन तो होगा कि मैं जिंदगी में कहां से कहां तक आया और अगला सफर मुझे कहां तक कैसे करना है। आप चाहे 3 लाख की घड़ी पहने या 300 की, दोनों एक ही समय बताती है। हम 30,000 की पर्स रखें या 300 की, अंदर रखी जो अमाउंट है वो उतनी रहेगी, उसमें कोई बदल नहीं होता। हम 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठे या 2 लाख की, रास्ता और दूरी उतनी होती है और मंजिल भी एक ही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 30,000 की कीमती शराब पीते हैं या 300 की, हालांकि ना पिए लेकिन कोई पीते हैं अगर तो हैंगओवर भी उतना ही होता है और उससे होने वाले जो इफेक्ट्स हैं वो भी उतने ही बुरे होते हैं। हम 3,000 स्क्वायर फुट के घर में रहें या 300 स्क्वायर फुट में, जब हम अकेलेपन होते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो अकेलापन एक सा ही होता है, चाहे कितना ही बड़ा घर। अब हम देख रहे हैं जिनके घरों के परिवार में 4-6 लोग हैं, उनका तो आसानी से समय कट जाता है, लेकिन जो 1-2 है उनके लिए समय काटना मुश्किल हो जाता है। एनीवे, मैं उस पर भाष्य अभी नहीं करता। आप समझ गए होंगे कि खुशियां भौतिक चीजों में नहीं है,
बल्कि मटेरियलिस्टिक से नहीं बनती, लेकिन जीवित और अपने आसपास का जो परिवार है उनसे बनती है। आप बिजनेस क्लास में यात्रा करते हैं, इकोनॉमी क्लास में, आप कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही क्लास में बैठे हुए यात्री केवल यही सोचते हैं कि अब ठीक ठाक से उतर जाए, इतना ही। और दोनों जब उतरते हैं, जब लैंडिंग पे आते हैं, तो दोनों एक ही समय पे आते हैं नॉर्मली, तो उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी बातें जब देखी, तब मुझे हमारे लायंस के एक प्रोग्राम में इन्फोसिस के नारायण मूर्ति आए थे। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, खुश रहने के लिए पैसा जरूरी नहीं है। पैसा जरूरी है जीवित हो रहने के लिए, लेकिन खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना नहीं पड़ता। नारायण मूर्ति की सुविद्य पत्नी सुधा मूर्ति बहुत बड़ी विजनरी है, बहुत काम किए हैं उसने, वो किस्सा फिर कभी। उनकी कोर्टशिप, उनकी रिलेशनशिप जो हुई वो पुणे में से हुई। पुणे में सुधा मूर्ति जो थी वो सुधा कुलकर्णी थी। और वो कहते हैं कि पुणे में अभी भी है, वो प्रभात रोड पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, दर्शन, जो आज भी है सॉरी। और वहां सबसे कम पैसे में हम मेनू देखते थे, तो सबसे कम पैसे में 60 पैसे में गाजर का जूस मिलता था। हम दोनों मिलके वो गाजर का जूस 60 पैसे में पीते थे। और वहां से पैदल चलते चलते, डेक्कन जिमखाना पुणे का एरिया है, जो पुणे जानते हैं उनके लिए, जो नहीं जानते उनको भी बता देता हूँ। डेक्कन जिमखाना से पुणे कैंप एमजी रोड तक करीबन 5 या 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर होगा, 4-5 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो वो हम पैदल चलते थे, उससे हमारा 1-1.5 घंटा गुजर जाता था। और एमजी रोड पे मोना फूड नाम का एक रेस्टोरेंट था, अभी भी है, और वहां पे वो हमें चना भटूरा मिलता था। वो कुछ 80 पैसे में या 90 पैसे में मिलता था, जो कुछ भी है, और 1.5-1.25 रुपये में हमारे। और फिर वहां से वो खाने के बाद हम दोनों के बीच एक चना भटूरा खाते थे, और वहां से चलते चलते लौट के फिर एक बार हम डेक्कन जिमखाना तक आते थे। 6 घंटे 7 घंटे का सफर और साथ में कोर्टशिप हम केवल 1.5 रुपये में बिताते थे। खुश रहने के लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं होती। खुश रहने के लिए जरूरी है कि कम से कम सामने बोलने वाला और सुनने वाला, ये 2 बंदे हों। और वही बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सिंप्लिसिटी जो है वो अब हम देख रहे हैं। पहले मैं शायद कभी अनॉयड हो जाता था कि इस शर्ट को ये इस्त्री बराबर नहीं हुई, फिर से करवाओ, ये करो वो करो। अब पिछले 50 दिनों से सारे कपड़े टंगे पड़े हैं, मैंने एक भी शर्ट उतार के नहीं पहनी। मैं जो 2-3 टी शर्ट्स और पैजामे हैं वही पहन के अपना गुजारा कर रहा हूँ, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। ये जो आपके सामने मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने शायद शर्ट अंदर से निकाल के पहना होगा। कहने का मतलब सादगी और सिंप्लिसिटी पे हम फिर से आ गए हैं, और उसी बात पे आना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी क्या होगा, वो भी बात बताना चाहता हूँ। तो आप समझ गए कि आपके दोस्त, मित्र, सखा, सहेली, जिस भाई बहन जिनके साथ आप गप्पे लड़ा सकते हैं, जिनके साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, जिनके साथ कविताएं गा सकते हैं, गीत गाए जा सकते हैं, जमीन आसमान की बातें कर सकते हैं, वही खुशी है और वही सच्चा आनंद है। ये आप और हम देख रहे हैं। और यही बातें मैं कहने की कोशिश करता हूं कि अपने बच्चों को ये मत सिखाइए कि वो कैसे अमीर बनेंगे, ये सिखाइए कि वो कैसे खुश रहेंगे। हाउ विल दे बी हैप्पी इन देयर लाइफ, ये बहुत जरूरी है। जरूरत है, आप हम देख रहे हैं, हमने एक आडंबर खड़ा कर दिया था कि साहब 50,000 रुपया 60,000 रुपया महीने का लगता है। मैं समझता हूँ 10-20 हजार रुपया महीने में भी काम चल रहा है। ठीक है, आडंबर खड़े कर लिए, एंजॉय करिए, मैं उसको ना नहीं कहता, लेकिन ये जरूर सिखाइए कि खुश कैसे रहा जा सकता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया नारायण मूर्ति का। अपना भोजन दवा के जैसे खाइए, वरना दवाएं जो है वो भोजन के जैसे खानी पड़ेगी। यह मैं कहने की, अभी हम लोग बहुत समय हमारे पास, अलग अलग व्यंजन बन रहे हैं, खाइए, टेस्ट करिए, बुराई कोई नहीं है, लेकिन ये भी कोशिश करिए कि आपकी हेल्थ जो है वही आपके काम आएगी। उसके किस्से भी आपको 1-2 में आगे बताऊंगा। आप जब इस दुनिया में आए तब आपको बहुत प्यार मोहब्बत से आपको वेलकम किया गया। आप जब इस दुनिया से जाओगे तब भी उसी प्यार मोहब्बत से आपको विदा भी कर देंगे। आपको इसके बीच का सफर तय करना है कि किस तरीके से मुझे खुश रहना है और किस तरीके से प्रेम और प्यार से मुझे चलना है। कहते हैं अगर आपको जल्दी चलना है तो अकेले चलें, लेकिन अगर आपको दूर तक चलना है तो साथियों के साथ, मित्रों के साथ चलें। मेरी उम्र 60 क्रॉस में कर चुका हूं। मैं जब घूमने के लिए सुबह जाता हूं तो मेरे दोस्तों को यही कहता हूं, अब इन दोस्तों को पकड़े रखें, अब नए दोस्त नहीं बनते। जो है
उनके साथ चलना है, उनको साथ में रखना है। ये जो दोस्त हैं, ये जो मित्र हैं, ये आपको इतना सुकून देते हैं, आसपास आपको जिंदा रहने के लिए एक कारण देते हैं। और ऐसे वक्त में मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मित्रता जो लाइलिज्म देती है, लाइलिज्म इसका बहुत अच्छा उदाहरण बन सकता है। दुनिया के सबसे अच्छे 6 डॉक्टर्स, इन दिनों मैंने जो महसूस किया, तो दुनिया के सबसे अच्छे 6 डॉक्टर्स, 1 सनलाइट, सूर्य प्रकाश। सुबह उठते हैं दिन में, और अब तो शास्त्र भी कहता है, विज्ञान भी कहता है, इस कोरोना से बचने के लिए भी हमें आवश्यकता होती है। अदरवाइज ऑल्सो सनलाइट पहला। दूसरा रेस्ट, पर्याप्त मात्रा में आप आराम करें, ये बहुत जरूरी है। हमने जिंदगी में केवल दौड़ना 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 ही सीखा है कि हम करते क्या है जिंदगी में, माथा फोड़ी भागा दौड़ी यही तो करते हैं लाइफ में। फुर्सत से बैठते कब है, क्योंकि वो हमारे खून में ही नहीं है। रेस्ट करने का मौका आता ही कब है, तो रेस्ट करिए, एक्सरसाइज करिए। मैं करता हूँ, बाहर घूमने के लिए अलाउड नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी टेरेस पे जाता हूँ, वहां वॉक करता हूँ, सुबह 20-25 मिनट व्यायाम प्राणायाम करने की कोशिश करता हूँ। कहने का मतलब, कम से कम आपके पास बहुत समय है दिन में, आप कम से कम 30-40 मिनट का एक्सरसाइज करिए, विच इज द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग। डाइट एंड कंट्रोल डाइट विल बी डेफिनेटली अ गुड डॉक्टर। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मत खोइए, मैं उसी बात पे आने वाला हूँ। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होगा वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहां आप डगमगा गए तो आप उभर नहीं पाओगे। दोस्त, छठा डॉक्टर जो है वो दोस्त। तो मैंने 6 डॉक्टर आपसे कहे, सनलाइट, रेस्ट, एक्सरसाइज, डाइट, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फ्रेंड्स, मित्र। उनको मत छोड़िए, इनको जिंदगी भर साथ रखिए। मेरे दादाजी कहा करते थे, प्रश्न कैसे उठ रहे हैं, मेरे दादाजी कहा करते थे कि भाई कभी भी किसी प्रश्न का उत्तर ना मिले, सामने अंधेरा दिखता हो, तो गीता पढ़िए, गीता खोल के पढ़िए, आपको उत्तर जरूर मिलेंगे। संजीव, कॉन्ग्रेचुलेशन, 293 आर ऑलरेडी ज्वाइन। तो ये आपको बताना चाहता हूँ, इट्स योर लीडरशिप एंड दैट यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। मैं मेरे स्क्रीन पर देख रहा हूँ 293 आई ऑलरेडी ज्वाइन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। तो वो कहा करते थे, गीता खोलिए, गीता में आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। अभी भी प्रश्न हमारे पास बहुत सारे हैं, मैंने भी खोला, मैंने बोला क्या होगा, इस प्रगति का क्या होगा, वही बात, वेजेस लोगों को दे पाएंगे क्या, किस तरीके से। मैं व्यवसाय से प्रमोटर बिल्डर हूं, जैसे हमारे इंट्रोडक्शन में कहा, और हम लोग को तो बहुत ज्यादा प्रश्न उठ रहे हैं कि हमारे लेबर्स लौट आएंगे क्या, वो अपने अपने गाँव को लौट गए हैं, ये मटेरियल जो है वो हमें जल्दी मिलेगा क्या, क्योंकि अभी तक बहुत फैक्ट्रियां बंद है, वो कब खुलेगी, कब ट्रांसपोर्टेशन होगा, कब सामान आएगा, और कब हमारी साइट्स चालू होंगी, किस तरीके से हमारे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स होंगे, वगैरह वगैरह। ऐसे हर व्यवसाय की हम बात कर सकते हैं, लेकिन समय अपनी गति से, इसके लिए मैं उन चीजों को भी टच नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कई से प्रश्न जब मन में उठे, और जब गीता को खोलने का मौका हुआ कि चलो गीता में इसका जवाब ढूंढते हैं, वाकई में जवाब मिलता है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन तब मैंने उसमें पढ़ा कि जो हो रहा है वह भी ठीक है, जो होगा वह भी ठीक। और उसमें जो लिखा था, मुझे बिल्कुल उस बात से मैं जुड़ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जो निर्माण करते हैं, विष्णु जो चलाते हैं, और महेश जो डिस्ट्रॉय करते हैं, विनाश करते हैं। और पाश्चिमात्य संस्कृत में भी इसे गॉड अगर कहा जाए तो जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर एंड डी फॉर ए डिस्ट्रॉयर। ये 3 हम जानते हैं, आप मुझे अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब बहुत ध्यान दिया कि डिस्ट्रॉय के बाद में क्या, तो फिर एक प्रश्न उठा कि आपको अगर मैं पूछूं ब्रह्मा जी की संतान कौन, तो आपको शायद नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता। विष्णु जी की संतान कौन, तो शायद हमें पता नहीं है। लेकिन अगर कहें महेश, शंकर जी की संतान कौन, तो 2 नाम तुरंत सामने आ जाते हैं, गणेश जी और कार्तिकेय। गणेश जी जहां पे शुभ कार्य की शुरुआत होती है तो श्री गणेश हम लिखते हैं, यानी विनाश के बाद सर्जन है, पुनर्निर्माण है, शुरुआत है। आप चिंता ना करें, और ऐसा कोई बहुत बड़ा विनाश हुआ भी नहीं है, वर्ल्ड में हुआ है, मानता हूं मैं, बहुत लोग, हजारों लाखों जाने रोज जा गई है, जो कुछ भी हो रहा है हताहत है। मैं अगर मेरे देश की बात कहूं, आपकी और मेरी बात कहूं, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा विनाश तो हुआ नहीं है, जाने गई हैं, हताहत हुए हैं। और पर्टिकुलरली ये 2 महीने का, 2.5 महीने का, 2.25 महीने का जो भी है, ये लॉकडाउन जो है, ये हमें आज तक देखना नहीं पड़ा है। देखा था हमने जब युद्ध हुआ था 1971 में, और तब हमने जरूर वो ब्लैकआउट और वो देखा था, तब भी ऐसे हॉर्न, वो पता नहीं सायरन बजते थे,
और एक कर्फ्यू लगता था और हम लोग बहुत कम समय के लिए बाहर निकलते थे वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन वो अलग चीज, अब चीज अलग है। लेकिन हमने ये पहले भी महसूस किया है, इस बार थोड़ा कुछ अलग है। कहने का मतलब मात्र इतना कि हर विनाश के बाद में एक सर्जन है, एक पुनर्निर्माण है। आपने देखा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी तहस नहस हो गया था, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में वही जर्मनी और हिटलर के नेतृत्व में उभर के दुनिया के सामने नंबर 1 कंट्री करके उभर के आया। और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान तहस नहस हो गया। और आज आप देखते हैं, इनोवेशन हो, प्रोडक्शन हो, टेक्नोलॉजी हो, नयापन हो, किसी भी बात में और सब चीजों में जापान नंबर 1 कंट्री है। कहने का मतलब मात्र इतना, विनाश के बाद सर्जन है, पुनर्निर्माण है, और वो हुआ। और एक बात, सूरत शहर आपने हमने देखा अनहाइजीनिक सिटी थी, थोड़ा गंदा शहर था, और कुछ वर्ष पहले वहां प्लेग आया। प्लेग आने के बाद में अगर आज आप देखें तो सूरत आज गुजरात का ही नहीं, हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा और खूबसूरत शहर बन के उभरा है। आपने देखा जब 2001 में वो भूकंप हुआ, तब भुज, गुजरात में भुज पूरा तहस नहस हो चुका था, लेकिन उसके बाद अगर आज आप देखें तो भुज इस तरीके से डेवलप हो चुका है, चाहे अदानीज हो, चाहे और भी दुनिया भर के लोग वहां पे अपने इंडस्ट्रीज वहां पे डाल रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। भुज की डेवलपमेंट इज अ फैंटास्टिक डेवलपमेंट। यानी वही बात मैं आपको उदाहरण के तौर पे जो बार बार कह रहा हूं वो यही, कि किसी भी नुकसान और विनाश के बाद में पुनर्निर्माण और उसका सर्जन जो है वो होना ही होना है। आपने पढ़ा, आपने सुना, आपने देखा कि जापान ने अपनी इंडस्ट्रीज चाइना में से निकालना शुरू कर दिया है और फंडिंग करना शुरू कर दिया है कि उसको और कहीं ले जाए। अब वो लोग खोज रहे हैं, इसमें चांसेस हैं इंडिया में कुछ फैक्ट्रीज आए, हो सकता है कुछ थाईलैंड में जाए, हो सकता है कुछ इंडोनेशिया में जाए, जहाँ लेबर सस्ता है और जहाँ पे जमीनें भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो वो लोग वो भी खोज रहे हैं और इसका बहुत जल्दी शुरू भी हो जाएगा। यानी ये जो शांति है, ये तूफान के पहले की शांति है। अपने आप को तैयार करिए, टेक्नोलॉजी से अपने आप को तैयार करिए। नयापन, जो नई नई चीजें, मुझे ये सब नहीं आता था, लेकिन मैं भी सीखा। ये जूम क्या होता है, म्यूट क्या होता है, अनम्यूट क्या होता है, क्या करना है, कैसे चलता है, ये सब मैंने सीखा। मेरे बेटे ने मुझे सिखाया, मेरे पोते ने मुझे बताया, और मैं उससे सीख रहा हूँ। मैं थोड़ी देर पहले कहा, सीखने की कभी कोई उम्र खत्म नहीं होती। लोग बोलते हैं कि अब तो हमारी उम्र हो गई। तब मैं उनसे एक बात कहा करता हूँ कि दिलों में जुनूं है जिंदा तो कैसी बेबसी, दिलों में जुनूं है जिंदा तो कैसी बेबसी, सफेद बालों की ऐसी की तैसी। कोई उम्र नहीं होती, कभी उम्र, कभी कभी किसी से मत कहिए हम तो अभी उम्र हो गई, अब क्या सीखना है, अब क्या करना है, ऐसा कभी नहीं होता। सीखिए, तैयार होइए, आने वाले समय के लिए कमर कस के तैयार हो जाइए। बहुत बिजनेस आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन संभल के चलना पड़ेगा। प्रश्न तो आएंगे। आपने, मैं थोड़ी देर पहले मैंने कहा, लेबर का प्रॉब्लम आएगा, मटेरियल का प्रॉब्लम आएगा। वक्त रहा तो आपको बता दूंगा एचडीएफसी के पारेख साहब ने क्या कहा, वह भी बता दूंगा आपको। उनका भी एक, कभी मैंने कहीं पढ़ रहा था विश्लेषण की क्या होगा आने वाले समय में, वो भी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे हम लोग व्यापारी हैं और जो जॉब में है वो भी इस बात को समझ लें कि होगी कठिनाई, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड, मैंने जो पढ़ा सुना और उसमें से जो मैं कुछ समझा कि पूरे विश्व में अगर हम 7 अरब लोग हैं तो कहते हैं, हिंदुस्तान की अगर बात कहें तो 130 करोड़ लोग अगर है, तो उसमें से अगर लेबर हम निकालें तो कम से कम 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज लोग हैं। अनऑर्गेनाइज लोगों के जॉब पे एक क्वेश्चन है आने वाले समय में, और उनकी नौकरियां गई, शायद तो गई, या आने वाले समय में फिर एक बार कैसे रिबूट होगा, यह आने वाला समय बताएगा। कहने का मतलब मात्र इतना है मित्रों कि नॉलेज, टेक्निक सीखिए, 10 गुना तरक्की होने के चांसेस हैं। मैं आपको कोई झूठी बात नहीं कह रहा हूं, जो मेरा मन है। मेरे एक मित्र हैं पूना में, उनका साड़ियों का बहुत बड़ा शोरूम है, तो वो, उनसे मेरी चर्चा होती रहती है रोज। तो वो कहते हैं, द्वारका जी, मुझे तो लगता है कि जैसे ही दुकानें खुलेंगी, जैसे ही व्यापार खुलेगा, हम तो रोजमर्रा की तरह जाके चले जाएंगे और हमारा बिजनेस शुरू कर देंगे, उसमें डरने वाली क्या बात है। मतलब बिल्कुल हर एक के मन में, लेकिन प्रश्न है, उन प्रश्नों के लिए उत्तर क्या होगा, उसके लिए ये चर्चा चल रही है हमारी।
कि किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। और बिलीव करिए, और बिलीव ना करें तो बिलीव करना शुरू कर दीजिए कि जरूर हम अच्छे अच्छे समय का हम बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, और ये जो समय है वो अच्छाइयां हमें देगा ही देगा। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरी एक अगली किताब में से मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं, रंग बिरंगी जो मेरी किताब है उसमें से। मैं भी कुछ दिनों पहले गंगानगर गया, श्री गंगानगर, वहां पे मेरा टॉक शो था। और श्री गंगानगर जाने के लिए मैं पुणे से जब एयरपोर्ट पे गया, तब वो सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपना वो मेटल डिटेक्टर मेरे बदन पे घुमाया यहाँ वहां और एयरपोर्ट पे, और फिर मेरे पीछे 2-3 बार हाथ फेरा और मुझे पूछा क्या है, तो मैंने कहा कंघा है। उसने मेरे सिर की ओर देखा और हंसा, मुस्कुराया, मतलब बिल्कुल आपका मानना बिल्कुल सही है कि बाल सामने तो है ही नहीं, लेकिन सामने से नहीं है, लेकिन ये जो पीछे जो बाल है, इन बालों को संभालने के लिए मैंने वो कंघा रखा है। उसी बात को मैंने कहा, सर इसी बात को मैं जिंदगी से जोड़ता हूँ, जो शेष है वो विशेष है। उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने अपने तीनों चारों ऑफिसरों को बुलाया, बोले यहाँ आओ, देखो साहब क्या कहते हैं। बोले साहब इनको भी बताइए। तो मैंने कहा कुछ नहीं, इन्होंने बात कही बाल की, तो मैंने बालों से जिंदगी को जोड़ा और कहा कि जो शेष है वो विशेष है। जिंदगियां कितनी शेष है पता नहीं, लेकिन जो शेष है वो विशेष है। संपत्ति कितनी है, कितनी आने वाली है, क्या होगा, लेकिन जो शेष है वो विशेष है। अब आप समझ के चलें। एक गुरु को पूछा कि गुरु खुश होने का दिन कौन सा, तो उन्होंने कहा कि मरने के एक दिन पहला। तो हमने कहा वो तो पता नहीं कौन से दिन मरना है। तो बोले इसके लिए हर दिन खुश रहने में जाता क्या है, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं, कल का छोड़ो यारो, अगले पल का पता नहीं। हमें तो अगले पल का भी पता नहीं है क्या होने वाला है, तो क्यों ना एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। वो कहते हैं अन्न का कण और आनंद के क्षण कभी भी छोड़िए मत, ऐसे ही वेस्ट मत जाने दीजिए। अन्न को वेस्ट मत करिए और वैसे ही आनंद के क्षण को भी वेस्ट मत करिए। कई लोग मुस्कुराते नहीं, हंसते नहीं, खुश नहीं रहते, किसी की तारीफें नहीं करते, किसी को गले नहीं लगाते, किसी की पीठ नहीं थपथपाते। तब मुझे ओशो रजनीश का कहा हुआ एक वाक्य याद आता है, ओनली रिलीजियस पीपल कैन लीव, ओनली करेजियस पीपल कैन लव, एंड ओनली इंटेलिजेंट पीपल कैन लाफ। यू डिसाइड विच कैटेगरी यू बिलोंग। जो मूर्ख है वो कभी नहीं हंसते, जो बुद्धिमान है वो हंसते हैं, वो खुश रहते हैं। और वही बात कहने की मैं आपसे कोशिश कर रहा हूँ, ये खुश रहना बहुत जरूरी है। आपको बहुत से हैं प्रश्न हैं, विचलित होना जरूर लाजमी है, और बहुत ज्यादा टीवी के न्यूज देखोगे तो विचलित रहोगे ही। बहुत ज्यादा मत देखें, दवाई की मात्रा में कभी 2-5-10 मिनट देख लिया बहुत है, बहुत ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। और यही बात जब मैंने आगे चली, इसी बात को लेकर जब मैं आगे चला, तब मैंने कहने की कोशिश करी उसमें भी कि फिसलता ही जाएगा जीवन का एक कारवां, चलता ही जाएगा, मिलेंगे कुछ खास इस रिश्ते के दरमियान, थाम लेना उन्हें वरना कोई लौट के नहीं आएगा। और उम्र को हराना हो तो शौक को जिंदा रखिए, घुटने भी चल पड़ेंगे, बस मन को उड़ता परिंदा रखिए। अब ये दो दोस्त हैं, थोड़ा चलते चलते, क्योंकि मैं बहुत सीरियस बातें नहीं करता, मैं थोड़ा ह्यूमरस टच ज्यादा रखता हूं, इस कारण इन दो दोस्तों की बातें भी समझ लीजिए। शादी के बाद दो दोस्तों की मुलाकातें हुई, तो उसने पूछा और भाई कैसे गुजर रही है। तो पहले ने दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा भाई खैरियत है, आपस में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, सुबह दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं, फिर बातों बातों में बर्तन धो लेते हैं, प्यार प्यार से मिल बांट के सारे कपड़े धो लेते हैं, फिर कभी वह किसी खास डिश की फरमाइश कर देती है और कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ पका लेता हूँ। मेरी बीवी बहुत सफाई पसंद है, इसलिए घर की सफाई भी मेरी जिम्मेदारी है। तो पहले ने दूसरे से कहा और भाई तेरी कैसे गुजर रही है। तो दूसरे ने कहा भाईजान बेइज्जती तो मेरी भी उतनी हो रही है, लेकिन मुझे आपकी तरह पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं आता। आप जिंदगी को कैसे लेते हैं, ये सारी खुशियां हैं, हंसी मजाक है, और क्यों ना करें, क्यों ना करें, करना भी चाहिए। आसपास इतना हंसी मजाक है और उससे ही जिंदगियां बनती है और आगे बढ़ती है। एक वृद्ध को पूछा कैसे हैं आप, तो उसने जवाब में कहा मजे में हूं, घुटने बोलते हैं, लड़खड़ाता हूं, छत पर रेलिंग पकड़ कर जाता हूं, दांत कुछ ढीले हो चले हैं, रोटी डुबाकर खाता हूं, वो आते नहीं, बस फोन पर पूछते हैं कि कैसा हूं, बड़ी सादगी से कहता हूं
मजे में हूं, मजे में हूं। दिखता है सब पर वैसा नहीं दिखता, लिखता हूं सब पर वैसा नहीं लिखता। आसमान और आंखों के बीच अब कुछ बादल सा है दिखता। पढ़ता हूं अखबार पर कुछ याद नहीं रहता। डॉक्टर के सिवा किसी और से कुछ नहीं कहता। पूछते हैं लोग तबीयत, बड़ी सादगी से कहता हूं मजे में हूं, मजे में हूं। कभी दो रंगी मोजे जूतों में हो जाते हैं, कभी बड़े हुए नाखून यकायक चश्मे से किसी महफिल में दिखाई देते हैं। फिर अचकचाकर उनको छुपाता हूं। कभी 20 व 30 का अंतर सुनाई नहीं देता। बहुत से काम अब अंदाज से कर लेता हूं। कोई कभी पूछ लेता है कहाँ हूं, कैसा हूं, हंसकर कह देता हूं मजे में हूं, मजे में हूं। बीत गया है लंबा सफर पर इंतजार बाकी है। हासिल कर लिए मंजिल पर प्यास अभी बाकी है। खुद तो दौड़ सकता नहीं, अब अपने में बाजी लगाता हूं। ठहर गई यादें, पुरानी बातें सुनाता हूं। क्या मजा है जिंदगी का, उनके जवाब का इंतजार अभी बाकी है। ये दिल है कि मानता नहीं, अब भी धड़कता वैसे ही है। बूढ़ा तो हो चुका पर मानता नहीं, शरीर दुखता है पर आंखों की शरारत जारी है। इसलिए बार बार कहता हूं मजे में हूं, मजे में हूं, मजे में हूं। बड़ी खूबसूरत बात उसने कह दी। मैं जहां सुबह रोज वॉक के लिए जाता हूं, कमला नेहरू पार्क मेरे घर के सामने है, वहां रोज सुबह जाता हूं। और प्रभात रोड जिस एरिया में मैं रहता हूं, वहां पे जितने भी बंगलोज हैं, उनके बच्चे कोई अमेरिका, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कहाँ विदेशों में पढ़ रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, और यहाँ बूढ़े बूढ़ी अकेले रहते हैं। सुबह सुबह आते हैं 6-7 बजे और आके गार्डन में बैठ जाते हैं। 11, साढ़े 11, 12 बजे तक बैठते हैं। फिर घर पे चले जाते हैं। टिफिन आता है, टिफिन खा लेते हैं और फिर 4 बजे लौट आते हैं। शाम को 7 बजे तक फिर बैठे रहते हैं और फिर अपने घर लौट जाते हैं शाम का टिफिन खाने के लिए। उनकी जिंदगी अब बहुत रूखी सूखी है, बहुत रुखी सुखी है, कुछ भी जिंदगी में नहीं है। और बिल्कुल घटा हुआ वाकया सुनाता हूँ। कुछ दिन, ये लॉकडाउन होने के पहले का, कुछ महीनों पहले का। मेरा एक दोस्त है, वह भी न्यू जर्सी में जॉब करता है। उसका भाई है छोटा, वह भी न्यू जर्सी में ही है। दोनों जॉब करते हैं और यहाँ बूढ़ा बूढ़ी अकेले रहते हैं, उसके माता पिता। उसकी माता जी का देहांत हो गया तो छोटा वाला भाई आया और कुछ दिनों साथ रहा। और फिर जाते जाते एक दिन अपने पिताजी के हाथ में नोटों का बंडल दे दिया और कहने लगा पापा मुझे तुरंत लौटना है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है जो मुझे कंप्लीट करना है और मैं ज्यादा दिन रुक नहीं सकता। तो बाकी के जो क्रियाकर्म है वो आप कर लीजिएगा। ये पैसे रखे उसने। उसके पिताजी ने पूछा, मैं वहीं खड़ा था, तो उसके पिताजी ने उसको पूछा ऐसे ही, क्यों रे दादा क्यों नहीं आया, बड़ा भाई उसको दादा बोलते हैं, और दादा क्यों नहीं आया। उसने जो जवाब दिया, साहब मेरी धरती हिल गई। गुस्सा ऐसा आया कि थप्पड़ मारूं उसको वहीं के वहीं। लेकिन मैं तो खैर वहां एक स्पेक्टेटर था, मैं कुछ कर नहीं सकता। जब उसके पिताजी ने पूछा कि तेरे दादा क्यों नहीं आया, तो उसने बड़े स्वाभाविक ढंग से बोल दिया कि दादा ने कहा कि अभी थोड़ा मैं बिजी हूं, अभी तू चला जा, पिताजी के वक्त में चला जाऊंगा। ये परिस्थितियां हैं आसपास की, क्योंकि हम रिश्तों से खिंच गए, रिश्ते रहे नहीं, सैटेलाइट फैमिलीज हो गए। लेकिन बहुत से रिश्तों में, बहुत से परिवारों में मैं देखता हूं कि अभी भी वो अपनापन है, अभी भी वो जुड़ाव है, अभी भी वो जॉइंट फैमिलीज हैं जो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बर्तन चार होंगे तो एक दूसरे के लगेंगे, खनकेंगे। लेकिन एक बात कहता हूं, रिश्ते सारे निभ जाते हैं अगर आप ये सोच लें कि आपके रिश्तेदार गलत नहीं है, थोड़े से अलग है। ये रिश्ते जो हैं ये जिंदगी में बहुत आनंद देते हैं, और विशेष रूप से परिवार। अब प्रश्न उठता है कि आने वाले समय में क्या होगा, कल क्या होगा, इस प्रगति का क्या होगा, इस डेवलपमेंट का क्या होगा। तब वे एचडीएफसी के मिस्टर पारेख हैं, उनका परसों में एक कहीं इकोनॉमी टाइम्स का कहीं उसमें पढ़ रहा था मैं, उन्होंने कुछ अपनी बातें कही। और क्योंकि वो कोई एक सेमिनार हुआ जिसमें करीबन 8-8,500 लोग थे, ऐसा कहा जाता है, उसमें उन्होंने कई सी बातें कही। उसका मैं आपको केवल क्रक्स निकाल के देता हूँ। बहुत सारी बातें हैं, करीबन एक लिस्ट है 30-40 चीजों की, क्या क्या होगा, जीडीपी परसेंटेज, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट वगैरह। क्रक्स निकालना हो तो उन्होंने जो कहा वो ये बात कि जो कैश रिच है वो बचेंगे, यानी अपनी जो कैश है, जो संपत्ति आपके बैंक में है, जितना अमाउंट आपके हाथ में है उसको बचा के रखिए। ऐसे कई लॉकडाउन हमें शायद, या ऐसी विपदाएं देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। जो कैश रिच रहेगा वो तरेगा, वो बचेगा। जो डिपेंडेंट है उसको थोड़ा सा कोशिश करके
इन चीजों को करना चाहिए। उनका कहना है अभी 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 अगर कोई आदमी, आप और मैं, कोई भी, अगर अभी 100 रुपया खर्चा करता हूं तो मैं शायद 40 रुपये पे खर्चे पे आ जाऊंगा। मैं अपना खर्चा जो है वो अब कम कर दूंगा। इस 40 रुपये में भी जो जीवनावश्यक वस्तुओं की जरूरत है वहीं पे मैं खर्चा करूंगा। सबसे ज्यादा हताहत होगी वो होगी आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री। आने वाले 2 सालों तक वो लड़खड़ाएगी। उसके जो बात है वो कह रहा हूं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हम शिक्षा लेते चलें, हमको कैसे कैसे करेक्शन करने हैं वो समझते चलें, और कुछ बातें नहीं है, क्योंकि वो चेयरमैन है एचडीएफसी के, इसके लिए उनकी अपनी स्टडी है, और वो बातें मैं आपको उनके ही माध्यम से आपके सामने ला रहा हूं। जो क्रक्स उन्होंने दिया उसमें का क्रक्स निकाल के आपको दे रहा हूं। और उन्होंने जो आगे कही वो बात कि इस 40 रुपये, हो सकता है ये लग्जरी आइटम्स जो हैं उसको बहुत से पैमानों में, बहुत कम मात्रा में वो उसका मार्केटिंग होगा। लग्जरी गाड़ियां नहीं बिकेंगी, फर्नीचर का बहुत चलन कम रहेगा, सेकंड हैंड वस्तुएं ज्यादा चलेंगी, गाड़ियां हो चाहे अन्य वस्तुएं हो वो ज्यादा बिकेंगी, और इस तरीके से उनको एक मार्केट अलग आएगा। इवेंट कंपनियां बहुत हताहत होगी। ये जितने भी हम देखते हैं करोड़ों रुपए की शादियां और उसमें इवेंट, ये जो है ये बहुत हताहत होंगी, क्योंकि अब इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये जो हम डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, ये बड़े समय तक चलेगी। और जो मैंने भी थोड़ा ऑब्जर्व किया कि मैंने भी मेरे मित्रों से बात करते टाइम, जब उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले अभी ये बात हुई कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुल जाएगा, ऑफिसेस खुल जाएंगी, तो मैंने भी मेरे मित्रों से कहा कि मान लो मैं मेरी ऑफिस खोलता हूँ, तब भी इजीली मुझे विश्वास नहीं आएगा, किसी पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मेरे अपने स्टाफ पे भी नहीं आएगा। मुझे उनसे कहना ही पड़ेगा कि आप वो मास्क लगा के आइए, मुझे कहना ही पड़ेगा वहां सैनिटाइजर की बोतल रखिए, और मुझे उनसे कहना ही पड़ेगा जो कोई विजिटर भी आ रहा है उसको मास्क दीजिए, उसके पास नहीं है तो अपने कंपनी में रखिए कि वो मास्क लगा के ही मेरे पास अंदर आए, क्योंकि ये विश्वास आने में थोड़ा समय लगेगा। ये विश्वास कब आएगा? केवल जो मेरे जहन में आया वो आपको बताता हूं। इस विश्वास से, इस डर से, क्योंकि मन में डर बहुत है हमें, इस डर से हम निकलेंगे कब? एक, इसकी जब केसेस कम हो जाएंगी, जो अब डेली आ रही हैं वो केसेस कम हो जाएंगी, और 2, जब इसका वैक्सीन बन जाएगा। जिस वक्त इसकी दवा आ जाएगी, वैक्सीन बन जाएगी, उस वक्त हमारे मन का डर कम हो जाएगा कि अब अगर कोई किसी को ये प्रॉब्लम हो भी गई तो अब दवा है, इससे वो ठीक हो जाएगा। अगर ये शुरुआत हो गया तो आपका और मेरे मन का डर दूर हो जाएगा। फिर प्रश्न उठा, लायंस की कॉन्फ्रेंसेस, लायंस की मीटिंगें, लायंस के सेमिनार कैसे होंगे? आपके नॉलेज के लिए बताता हूं, आज मुझे सुबह एपी सर ने कहा कि 6 जून को, 7 जून को, 6 या 7 जून को आपके यहाँ पे आपका लायंस का मल्टीपल अब वाया जूम हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है, 12 घंटे का कन्वेंशन होने जा रहा है, विच एपी सर एंड संगीता मैडम एंड योर काउंसिल चेयरपर्सन दे आर मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग। कहने का मतलब मात्र इतना, मैं खुद, मेरा अपना क्लब है 268 मेंबर का, मेंबर्स को कैसे ज्वाइन रखें, कैसे उनको जुड़ाव रखें। आपके क्लब ने भी जैसे ये वेबिनार का सीरीज अब चलाया है और आगे भी चलेगा, तो वैसे भी हमारे क्लब ने भी वेबिनार का सीरीज चलाया, फिर बीच में एंटरटेनमेंट के भी कुछ प्रोग्राम रखे, चाहे वो तंबोला हो, उसमें कुछ प्राइसेस, कैश प्राइसेस रख दिए। परसों एक हुआ बॉलीवुड नाइट, जिसमें कुछ हमने, भाई जो इंटरेस्टेड है वो अपना अपना नंबर दीजिए, हम उसका व्हाट्सएप का ग्रुप बना रहे हैं, उसमें करीबन 150 लोगों का व्हाट्सएप का ग्रुप बन गया। व्हाट्सएप पे ही प्रश्न उत्तर किए गए, 5 सेशन हुए, उसमें भी कुछ चांदी के सिक्के विक्के कुछ इनाम रखे गए, लोगों ने उसको भी बड़ा आनंद लिया, 1.5-2 घंटे का मीटिंग किया। अब फिर एक बार फ्राइडे को खुद मैं कर रहा हूँ हंसी के फुहारे, एक अलग तरीके से, भाई नॉलेज, लीडरशिप, इसके तो बहुत वेबिनार सेमिनार्स हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा एंटरटेनमेंट, मनोरंजन भी चाहिए। उस नाते हंसी के फुहारे नाम से हम लोग एक सेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने लोगों से फिर कोई प्रविष्टियां मंगाई है, प्रस्तुतियां जिनको करनी है, हर एक को 3 मिनट का समय मिलेगा, और हम 10 या 12 प्रस्तुतियां लेंगे, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ वो करेंगे, इस तरीके से 1-1.25 घंटे का फिर से वो प्रोग्राम। आपको चाहे तो वो लिंक मैं भेज दूंगा आपके प्रेसिडेंट को, आप भी उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, 500-600 लोग उस जूम पे ज्वाइन हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। केवल उसमें हंसी मजाक, व्यंग, कविताएं, हास्य कविताएं और जो जोक्स, यही सब कुछ होगा। तो इस तरीके से आज हम नॉलेज के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, वैसे हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
और इस तरीके से मीटिंगें हमारी ऑन जूम पे भी होगी और होनी चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है, ये मेरा अपना मानना है कि शायद अगस्त सितंबर तक हमें ये सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए गवर्नमेंट बाध्य करे, हमें इमीडिएट मिलने ना दे, हो सके 10-20 लोगों के ऊपर हमें मिलने ना दे। ये चांसेस हैं, क्या क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जिस तरीके से दूसरे देशों में हुआ वैसे हमारे देशों में भी ये सोशल डिस्टेंसिंग शायद अगस्त सितंबर तक चले, शायद हो सके, भगवान करे कल जुलाई में ही सब कुछ ठीक हो जाए। हमारे पूना वाला जो है, पूना के, वो भी इस वैक्सीन को निकालने में और उसकी तैयारी करने में लगे हुए हैं। और अभी इटली से भी एक बात आई है कि उन लोगों ने भी वैक्सीन ढूंढ लिया है, लेकिन ठीक है, इट इज टेक सम टाइम टू बी प्रूवन, और ये बातें होती होंगी और होती रहेंगी। लेकिन कहने का मतलब मात्र इतना कि ये हमें जो मीटिंगें हैं यह भी हमें जूम पे लेनी पड़ेगी। लेकिन आप कल्पना करें कि हो सकता है तब हमारे व्यापार व्यवसाय शुरू हो जाए और हमें ये डे टाइम ना मिले, लेकिन आपको नाइट टाइम या संडे के दिन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तब आप मॉर्निंग, दोपहर में, इवनिंग में मीटिंगें कर सकते हैं और इन मीटिंगों का भी बहुत अच्छा असर हो रहा है। मैं आपको बताऊं, मैंने इतने वेबिनार किए हैं अभी अभी में, और कि अभी अभी भी मैं आंकड़ा देख रहा हूं तो आपके यहाँ पे 294 तक चले गए। कहने का मतलब मात्र इतना कि अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक रहे तो लोग आते हैं, और आपकी जो मीटिंगें होंगी तब लोग उस पर जूम पे आएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। आपको आने वाले समय में यह भी करना होगा। आप पूछेंगे एक्टिविटीज कैसे करें, फंड रेजिंग कैसा होगा। फंड रेजिंग बहुत आसान है आजकल तो। आप तो ऑनलाइन भी हो चुका है, तो आपके क्लब का अकाउंट होता है, उसमें ऑनलाइन पैसा जमा हो सकता है। जिनकी जरूरतें हैं, अगर आपके परमानेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो उनको आपको चेक काट के देने होते हैं। अगर आप एक्टिविटीज भी करने हैं कि जहाँ पे लोग ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, तो ऐसे वक्त में कुछ इस तरीके से एक्टिविटीज, नीड बेस्ड एक्टिविटी की जाए कि जहाँ पे कैपिटलिस्टिक, जो कैपिटल टाइप की, यानी बड़ी अमाउंट की जो हो, कि जहाँ पे छोटी मोटी एक्टिविटीज ना होते हुए, जहाँ पे लोगों का जमावड़ा ना हो, ऐसे एक्टिविटीज भी आप कर सकते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, और वही एक तरीका आने वाले समय में रहेगा। हमें कम से कम सितंबर तक तो इन चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये मेरा अपना मानना है, मेरा अपना खुद का सोचना है। और अपनी बात खत्म करते करते, क्योंकि बातें इतनी है कि हजारों बातें, मैं आपको किस्से, कहानियां, जोक्स चाहिए होते सुना दूं, फिर किसी सेशन में जरूर सुना दूंगा। लेकिन आज का जो समय मुझे दिया गया था वो 45 to 50 मिनट्स का था, जो पूरा हो चुका है। संजीव, आप अगर किसी को प्रश्न हो तो वो जरूर मेरे जहन में है, मेरे अगर लिमिट में है तो मैं जरूर उसका उत्तर दूंगा। अभी पुनः एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूं। संजीव, आपको भी, रोशन बजाज जी, आपका भी मुझे मेल आया था, और राजकुमार जी अग्रवाल, आपका भी मैं विशेष तौर पे धन्यवाद दे दूं कि आपने यह एक मौका दिया, मेरी अपनी बातें आपके सामने रखने की कोशिश, रखने का एक मुझे मौका दिया। मैंने कोशिश की अपनी बातें अपनी जुबान में अपने तरीके से आपके सामने रख दूं। मेरा कोई ये दावा या वादा नहीं है कि मेरी बातों को आप फॉलो ही करें। आपको अगर जहन में बैठती हैं तो बहुत अच्छा, ना भी बैठे तब भी कोई बात नहीं। मैंने अपने तरीके से कोशिश करी कि आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा शैम्पू कर दूं, थोड़ा क्लीन कर दूं, कि जहां से कुछ अगर बातें जमा हो तो उनको निकाल दूं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे मित्रता की हो, चाहे लानिज्म की हो, चाहे व्यवसाय की हो। मेरे गागर में सागर भरने की कोशिश की, तो यही बात आपको देने की कोशिश की। अपनी बात खत्म करते हुए संजीव, हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं एक आपके पास रखना चाहता हूँ। जरूर। एक क्वेश्चन हमारे क्लब से ही है सर, गौरव से, कि सर, जैकमा एंड यू सेड दैट गोल फॉर दिस ईयर शुड बी टू अलाइव, डू यू थिंक दैट ग्रोथ नाउ शुड नॉट बी इक्वेटेड विद मॉनेटरी वैल्यू गोइंग फॉरवर्ड? सॉरी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी बात में। अच्छा, फिर से रिपीट करिएगा। मैं बोल रहा हूँ सर, जैकमा एंड यू सेड दैट गोल फॉर दिस ईयर शुड बी टू अलाइव, डू यू थिंक दैट ग्रोथ नाउ शुड बी इक्वेटेड विद मॉनेटरी वैल्यू गोइंग फॉरवर्ड? वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जिंदगियों को जीने को। ग्रोथ होना यह मनुष्य की और आपकी, हमारी जरूरत है। ग्रोथ के बिना हम रह नहीं सकते। ग्रोथ होना एक अपनी जगह पे है, लेकिन उसको देख के लोग जो चिंतित है, उसको वह उत्तर देने जा रहा है कि अभी आपकी लड़ाई जिंदगी से है। आप अगर जी लिए तो आपने बहुत बड़ा प्रॉफिट ऑलरेडी एक्वायर कर लिया है। आप जीवित रह गए तो ये ग्रोथ, ये प्रोग्रेस, ये सारी आती रहेगी, आएगी भी, उसकी चिंता ना करें। लेकिन अभी जो समय है वो अपनी जिंदगियां बचाने की, और यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप कहें कि जैकमा आज उस स्थिति में है कि वो ये बातें कह सकता है और हम उस स्थिति में नहीं है। कोई बात नहीं, अपने आप को हर कोई जांच ले
कि हमने जब शुरुआत करी थी जिंदगी तब हम क्या थे और अब हम क्या हैं। ये इतना ही जांच लें तो भी बहुत है। और मैं समझता हूं हम आप जो भी इस लायन के मेंबर हैं या जो भी अभी जूम के इस माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं, उनको यही बात कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में आपने प्रोग्रेस की है, आपने बहुत ज्यादा प्रगति की है, आप यहाँ तक आए हैं अपनी मेहनत से, आगे भी आ जाएंगे। लेकिन आज की जरूरत क्या है, क्योंकि हम जो चिंतित हैं उसका वो उत्तर दे रहे हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है। सर क्वेश्चन है रमेश जालान जी से। उनका क्वेश्चन है, अन्याय की परिस्थिति में सहिष्णुता की सीमा क्या होती है? अन्याय की परिस्थिति में सहनशीलता की सीमा आपकी अपनी सीमा आपको तय करनी होती है। लेकिन हर स्थिति में अपना माइंड कूल रखना, इससे अच्छा कोई उत्तर हो नहीं सकता। सहनशील आप ना रहेंगे तो आप क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं रोज कि कई लोग हैं, अब मैं उस विषय में नहीं जाता हूं, लेकिन कई लोग हैं जो अपना प्रक्षोभ दिखा रहे हैं। और हमारे यहाँ पे हुआ, एक मगरपट्टा सिटी है, वहां पे अपने बच्चे के साथ फुटबॉल खेलने के लिए वो कॉलोनी में आ गया। लोगों ने कहा भाई आप अंदर जाइए, ये ठीक नहीं है, अभी हमें बाहर आने की अनुमति नहीं है। उसने कहा मुझे नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे बेटे को भी नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वगैरह वगैरह। तो ये तब वहां पे कुछ हाथापाई भी हो गई उनकी। अब वो ठीक है, वो तो वहां सहनशीलता खत्म हो चुकी है। मैं ये बात को मानता हूं कि हमें एक लॉकडाउन की एक डेट दी गई थी, उसके बाद बढ़ा दी गई। लेकिन आप ये जानिए वो आपकी और हमारी जिंदगियां बचाने के लिए है। इससे प्रश्न कई उठ रहे हैं, व्यापारियों के मन में भी कई प्रश्न आ रहे हैं। हम कैसे वेजेस कैसे देंगे, सैलरियां कैसे देंगे, हमारी दुकानें बंद है, हमारी फैक्ट्रियां बंद है, हमारे पास कुछ आ नहीं रहा है, हम रेंट कैसे देंगे। कईयों की है ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, अगर आप उसको डील करते हैं तो आपको उसको उत्तर मिलते जाएंगे। बहुत सारे प्रश्न एक साथ ना लें। और एक बात, एवरी प्रॉब्लम हैज द सॉल्यूशन विद इन दैट प्रॉब्लम इटसेल्फ। आप कोई भी प्रॉब्लम ले आए, मैं आपको बता दूंगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम में ही है। उस प्रॉब्लम में से आप निकलेंगे। आज हम ये स्थितियां देख के थोड़े से विचलित है, क्योंकि ऐसी स्थिति हमने आज तक कभी देखी नहीं थी। संजीव। यस सर। सर क्वेश्चन बहुत बहुत जोर से आ रहे हैं सर। एक क्वेश्चन है, हाउ ओपनिंग ऑफ लिकर शॉप विल हेल्प, इज इट नेसेसरी? इसके फिर एक बार दो पहलू है। उसका जो इजी और सॉफ्टवेयर बताया गया वो गवर्नमेंट को दिया गया कि आपको इससे रेवेन्यू शुरू हो जाएगा। इससे रेवेन्यू जो है, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने भी ये प्रॉब्लम है कि सैलरीज कैसे दें, आज हमारी तिजोरियों में पैसे नहीं है, और इस तरीके से इसको खोले। और उसी स्टाइल में लोग जो परेशान थे उनके लिए भी यह व्यवस्था उपलब्ध करा के दी। ठीक मेरी अपनी विधा यह है कि मैं नहीं पीता, इसके लिए शायद मैं इसका विरोध भी करूं कि भाई क्यों खोली दुकानें। ऐसे तो लोगों को तंबाकू बीड़ी और सिगरेट भी नहीं मिल रहे, तो उनके लिए भी खोल दीजिए। और भी कई व्यसन है तो उनके लिए भी खोल दीजिए। लेकिन इसमें जो उनको सॉफ्ट कॉर्नर दिया गया है, गवर्नमेंट को, स्टेट को और सेंट्रल को, वो मेरे जहन में है रेवेन्यू का है। और कुछ कारण और दिए गए हैं कि कई जगह पे ये दुकानें तोड़ के लोग निकाल के ले गए। परसों तो मैं एक बड़ी हंसी आई मुझे कि जब सोनीपत में पुलिस ने जो शराब पकड़ी थी, जो गोडाउन में रखी थी, उसमें की आधी चोरी हो गई। अब पता नहीं इसके पीछे कौन कौन है और क्या क्या कारण है, कौन पैसे बना रहा है, कौन बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैं बहुत सारी क्लिप्स देखी, जब शराबों की दुकानों पे इतनी लंबी लंबी कतारें हैं। और तब मुझे अपने आप पे एक प्रश्न आया कि अरे बाप रे, हम लोग इतने अधीन हैं, हम लोग इतने व्यसनाधीन हैं, और हम लोगों की ये पता नहीं। मुझे आई एम नोबडी टू टॉक ऑन दैट मैटर। लेकिन यहाँ पे केवल उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर दिया गया गवर्नमेंट को, किससे रेवेन्यू जनरेट होगा, इसके लिए इसको खोल दीजिए, इसके लिए इसको खोल दिया गया। सर एक कनक दुग्गल जी का क्वेश्चन है। उनका क्वेश्चन है कि व्हेन वी आर एबल टू डू everything means maximum like meeting, conferences, voting, then why we are not doing in our organization as a compulsory? कंपल्सरी इसके लिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारी आदमियों के लिए, आदमियों के द्वारा बनाई गई ये संस्था है। हमारे इंटरनेशनल एसोसिएशन, मुझे याद है जब मैं गवर्नर था 2003-4, तब इन्होंने नेट क्लब्स की एक बात कही थी, ये इंटरनेट क्लब्स। और वो आज भी है कि आप ये इंटरनेट पे लोगों को जोड़ के क्लब बनाइए। हालांकि वो इतने सक्सेस नहीं हुए, बने भी नहीं,
कल्पना करें, केवल आप हम अगर मिल नहीं रहे मीटिंगों में, कल्पना करें कि आप हम अगर मिल नहीं रहे हैं तो हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट या जितनी भी बातें, जिन चीजों के लिए हम लाइनिज्म में आते हैं, वो होगी कैसे? ये आज हमारे सामने दुविधा है। इसके लिए एक सुविधा भी है और इसके लिए मैंने कहा कि इससे हम जुड़े रहेंगे। यह एक जुड़े रहने का माध्यम है, लेकिन इसको कंपलसरी नहीं कर सकते। आप अगर ये ई वोटिंग का भी जो बात चल रही है, यह एक तरीका है, यह एक सुविधा है कि भाई जहां पे ये रस्ते हैं कि वहां पे डीजी वीडीजी इनके रिजल्ट देने हैं और इसके लिए वह एक सुविधा निकाल दी। फिर मेरा आपसे प्रश्न है कि अगर इंटरनेशनल कहती है ई वोटिंग करें, तो इंटरनेशनल ने इंटरनेशनल कन्वेंशन में ई वोटिंग क्यों नहीं करी? उन्होंने क्यों कन्वेंशन ही उड़ा दिया? उन्होंने क्यों अपने पिछले वाले ही सारे लोग अगले साल के लिए कंटिन्यू कर दिए? प्रेसिडेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल अदर थिंग, ऑल अदर। कंपल्सरी नहीं हो सकती इसकी, क्योंकि यह संस्था ही जो है वो आदमियों के द्वारा बनाई गई है, आदमियों के लिए बनाई गई है और आदमियों द्वारा चलाई जाती है। इस नाते इसको कंपल्शन नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये एक सुविधा है, इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। सर, हमारे पास्ट पीडीजी गोपी दूधेवाला जी का क्वेश्चन है, हाँ हाउ जी। कैन बी मिनिमाइज्ड इन एक्टिविटीज ऑफ लायंस? मिनिमाइज, हाँ, हाउ कैन बी मिनिमाइज द एक्टिविटीज? तो पॉलिटिक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि जो छोटी मोटी एक्टिविटीज है वो करना आप बंद करें, क्योंकि वो आप हम कोई भी कर सकते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाके किसी भी को वो फ्रूट देना है, पता नहीं पेशेंट को कुछ देना है, बांटना है, गौशाला में जाना है, ये सब आप हम करते रहते हैं। आप तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करिए। जो मैंने थोड़ी देर पहले कही कि मेरे क्लब के ऊपर मुझे प्राउड है कि 21 डायलिसिस की मशीनें चलाते हैं। अगर हमने ई वो बोर्ड दिए 150 स्कूलों में, जिसकी कीमत करीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपया होगी, पिछले साल मेरे क्लब ने अगर दिया है। अगर ई टॉयलेट्स बनाए महिलाओं के लिए, जहाँ पे कॉइन इंसर्ट करना पड़ता है, दरवाजा खुलता है, अंदर क्लीन टॉयलेट मिलता है। एक टॉयलेट की कीमत 2.5 लाख से ज्यादा लेके 6 लाख रुपए तक है, 15 लाख रुपए तक है, वो हमने देने की कोशिश। ऐसा कुछ कैपिटलिस्टिक कुछ एक ऐसा करिए कि जिसमें आपको गर्व हो और जो लंबे समय तक चले, अपने आप हो सकता है। वो सर, अंकित का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, हाउ टू आइडेंटिफाई द नीडी आफ्टर लास्ट 2 days seeing the line in front of liquor shop. It seems that many have donated to people who did not need and the need have been left out. तो नीडी को कैसे पहचाने सर? ऐसा होता है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि यह व्यवस्था, यह जो दुविधा है, ये पहली बार हमारे सामने आई। और जब सबसे पहले सामने आई वो ये आई कि भाई जो लोग डेली अर्नर्स है उनके खाने का क्या, क्योंकि वो रेस्टोरेंट पे, होटलों पे डिपेंड है। कई लोग हैं जो घरों में कहीं खाते हैं, कहीं मेस में खाते हैं, तो उनका क्या, उनके लिए सुविधा उपलब्ध करा के दो। फिर ये हुआ कि भाई किरा ग्रोसरी की दुकान तक लोग नहीं जा सकते, इसके लिए उनको ग्रोसरी उनके घर तक मुहैया कराओ, ये करवा दी। अब आप कहते हैं कि शराब की दुकानों के सामने तो क्या गरीब क्या पैसे वाला सारे ही लाइन लगा के खड़े हैं। तो मैं समझता हूं उसमें भी जो पैसे वाले हैं उनका स्टॉक तो अपने अपने घरों में होगा। ये गरीब ही होंगे या जो मीडियम क्लास होंगे, जो इनके पास स्टॉक नहीं होता, वो शायद अपने इस लाइन में खड़े होंगे। अब आप सब कहोगे कि उनको तो तब हमने नीडी कौन इसमें से, तो मैंने बहुत सिंपल तरीके में और सिंपल लैंग्वेज में कहा कि अगर मैं डोनर हूं और मैंने डोनेशन दे दिया है, तो मैंने डोनेशन दे दिया है। देन व्हाट हैज हैपन, इट इज नॉट माय बेबी कि उसका दुरुपयोग हुआ या सदुपयोग हुआ, दैट इज नॉट माय बेबी। कहने का मतलब मात्र इतना कि फिर से एक बार वही जो गोपी जी ने अभी जो प्रश्न पूछा कि हम जब कोई कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं और इन छोटी मोटी एक्टिविटीज में नहीं जाते हैं, तब हमें दुख नहीं होता। लेकिन ये छोटी मोटी एक्टिविटीज भी हमें समय समय पे करनी पड़ती है। हमने समय रहा तब कर दी, लेकिन अब कोई मेरे समाज में, मेरे ध्यान में कोई ये अनाज पहुंचाने की या खाना पीना देने की एक्टिविटीज है वो बहुत नहीं करता होगा। ये बहुत कम हो गई है, बहुत मिनिमाइज हो गई है। तो कुछ जगह पे चल रही है अभी भी, लेकिन अगर आप मुझे पूछे कि, तो मैंने एक बहुत ही ह्यूमरस वे में कहा था कि जो जो शराब लेने आ रहे हैं उनको वोटिंग करते हैं वैसी ब्लैक इंक लगा दे इसको हाथ पे, जिससे मालूम पड़ जाए कि जब उनको खाना देने जाए तब ये जरूरतमंद नहीं है, ये पता चल जाएगा। क्योंकि जो दारू पी सकता है, उसके लिए जो पैसा खर्च कर सकता है, वो जरूरतमंद नहीं है। ये मैंने अपने ह्यूमरस वे में कहा था, लेकिन इसको सीरियसली में ले ले तो कोई बुराई नहीं है कि ये इंक की बोतल जो है वो शराब की दुकान में रख दी जाए और जो शराब खरीदने आए उनके इस उंगली पे लगा दी जाए, ताकि जब हम खाना देने जाए तो वो देख ले कि अरे ये तो जरूरतमंद नहीं है, और इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते। सर, आपका 4 से 5 मिनट का और वक्त लूंगा। 2 सवाल और लास्ट पूछूंगा सर मेंबर्स के।
उसके बाद रिक्वेस्ट बहुत तरफ से आई हुई है कि आप एक हास्य कविता हमें सुनाएं, और जरूर कुछ सुना दूंगा, जरूर सुनाऊंगा। तो बस 2 सवाल और लास्ट पूछूंगा सर। एक सवाल ये है अरुण कुलकर्णी जी से, अ वेरी चैलेंजिंग सिनेरियो इज ड्यू फॉर इनकमिंग टाइम फॉर रिटेनिंग एंड ब्रिंगिंग न्यू मेंबर्स। अब क्लब में नए मेंबर्स को रिटेन करना और लाना बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, कैसे इस चीज को सॉल्व करें सर? संजीव, ये प्रॉब्लम मेरे 30 साल हो गए लाइनिज्म में, ये मैंने ज्वाइन करी तो उस दिन से चल रहा है कि नए मेंबर्स कैसे आएंगे, वो रिटेन कैसे होंगे। लेकिन तुम्हारे नॉलेज के लिए बताता हूँ, यही 14 लाख, 14.5 लाख और 15 लाख के बीच में जो आंकड़े घूम रहे हैं, लाखों आए और लाखों निकल गए। और ये प्रश्न वहीं का वहीं रहा कि रिटेन कैसे करें और नए मेंबर लाएं कैसे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि आपको उनको एंटरटेन करना पड़ेगा, आपको उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आपको उनके सामने नए नए प्रोग्राम, अच्छे अच्छे प्रोग्राम लाने पड़ेंगे। और ये जब आप देखिए, बहुत सारे दूसरे अट्रैक्शंस अवेलेबल हैं उनके पास, फिर आदमी क्यों अपना पैसा, अपना टाइम, अपना टैलेंट दे और फिर आप कहें कि आपको इसके एवज में क्या मिलता है, तो कहने लगे सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो बहुत सारे एवेन्यूज अवेलेबल है, वो हमारे संस्था में क्यों आएंगे? इसके लिए जब आपके पास आपके मोन्यूमेंट्स होते हैं, मोन्यूमेंट्स यानी आपकी फिक्स एसेट होती है, फिक्स एसेट यानी परमानेंट प्रोजेक्ट होते हैं, तब आपके पास एक गर्व से कहने के लिए चीज होती है और उसको देख के लोग आते हैं। मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग के लिए ब्रांड होना जरूरी है, ब्रांड के लिए क्रेडिबिलिटी होनी जरूरी है, और क्रेडिबिलिटी आपका कोई ना कोई कर्तव्य काम इस तरीके से हो कि जिसको लोग अभिमान से कहें कि ये लायंस है, ये मेरा क्लब है और मेरे क्लब ने ये किया है। जब आप ये कहते हैं तब लोग आपसे जुड़ते हैं। मेरा 268 मेंबर का क्लब है और 50 मेंबर की वेटिंग लिस्ट है, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं उनको। और अगर लेना भी है तो हम उनको कहते हैं 1 लाख रुपया आपको मिनिमम एंट्री फी है और 1 लाख रुपया आपको हमारे ट्रस्ट में देना है, और इतना अगर करते हैं तो आप हमारे क्लब में आइए। कहने का मतलब मात्र इतना, जैसे हम पूरा अब तो नहीं होता है, पुराने जमाने में जो सिंगल स्क्रीन हुआ करते थे, जब हाउसफुल हुआ करती थी फिल्म, वही हम ब्लैक से लेके देखते थे। लेकिन अगर विंडो पे टिकट मिलती थी, हम बोलते थे बकवास फिल्म दिखती है। वही बात हमारी है कि जहां पे हम कोशिश करेंगे, बोलेंगे हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, तो वहां नहीं आएंगे। लेकिन जिस दिन आप बोलना बंद कर देंगे कि हमारे क्लब में जगह नहीं है, 50 मेंबर है, हम 51 लाना नहीं चाहते, उस दिन आपके यहाँ लाइन लग जाएगी। कोशिश करें। सर एक आखिरी सवाल, उसके बाद काफी मेंबर्स की कविता की रिक्वेस्ट है। जरूर जरूर, आप जो बोले करवा दूंगा। महेश कश्यप जी का क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू लायन स्लोगन वेयर देयर इज अ नीड देयर इज अ लायन? इस स्लोगन का क्या होगा सर? क्यों चल रहा है ना, आज भी जरूरत है, वहां पे लाइन्स पहुंच ही रहे हैं। और डेली आई एम रीडिंग, डेली मेरे पास व्हाट्सएप और क्लिप्स और आ रही हैं, हमने इतने लोगों को खाना दिया, हमने अन्न चित्र शुरू किया, हमारे यहाँ से ये चल रहा है, वो चल रहा है, रोज चल रहा है। देयर इज वेयर इज अ नीड देयर इज अ लायन, आज भी है। आज लायंस इंटरनेशनल ने भी, मैं समझता हूँ कितने, जहां तक मेरा नॉलेज 65 कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वो इमरजेंसी ग्रांट भेजी है इमीडिएटली फॉर द कोरोना पेशेंट्स। तो देयर इज अ नीड देयर इज अ लायन। आज भी अगर मेरे अपने क्लब में 24 घंटे में 10 लाख रुपए खड़े किए और हमने ग्रोसरी वो जरूरत में झुग्गी झोपड़ियों में बांटी है सबको, तो देयर इज अ नीड देयर इज अ लायन, आज भी है। आज फिर एक बार रिक्वायरमेंट आई है कि हमें वो ड्रेसेस, जो पोशाक पहनते हैं ये नर्सेस एंड डॉक्टर्स, उसकी आवश्यकता है। ससुन हॉस्पिटल में से रिक्वायरमेंट आई, हमें सैनिटाइजर बॉटल्स की आवश्यकता है, हमें हैंड ग्लव्स की आवश्यकता है, हम दे रहे हैं। देयर इज अ नीड देयर इज अ लायन। और उस स्लोगन को जो है वो ठीक ठाक तरीके से हम चला भी रहे हैं। अब ये बात हो सकती है कि किसी की अपेक्षा ज्यादा हो और हम उतना ना कर पाते हो, तो वो संभव है, लेकिन उसका फिर कोई लिमिट नहीं है, उसकी कोई, वो कहते हैं कि कोई सीमा नहीं होती। जितना हम करते हैं उतना भी दूसरे संस्थाएं नहीं करती है, और हम अपनी मात्रा में बहुत कुछ कर रहे हैं। और मैं तो हरदम कहता हूँ लाइनिज्म जितना मेरे वश में है उतना मैं कर दूं तो भी बहुत है, वही लाइनिज्म है। बहुत ज्यादा आसमां को छूना और हम यूं कर देंगे वो कर देंगे, उसमें कोई बातों में कोई दम नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी संस्था की इमेज, और कोई भी संस्था होती क्या है, जो उसके मेंबर्स हैं वही तो होती है। हमारी जितनी क्षमता है वही हमारे क्लब की और हमारी संस्था की क्षमता है। ऐसा मेरा अपना मानना है। सर बहुत सारे और सवाल है, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, सबसे समय की सीमा है। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया था, बट हम लोग नहीं कर पाएंगे इससे आगे। मैं द्वारका जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ एक मेंबर की बहुत रिक्वेस्ट आई है कुछ कविता सुनने की सर, तो अगर 1-2 कविता आप सुना दो, उसके बाद हम वोट ऑफ थैंक्स करके इस ठीक है। तो एक तो मैंने कविता लिखी थी जब ये हास्य कविता नहीं है,
लेकिन व्यंग समझ सकते हैं। जब हुई थी तब ये नैना साहनी कांड हुआ था, जिसको तंदूर में जलाया गया था और उसके टुकड़े करके वगैरह वगैरह। तब मैंने, ये जघन्य अपराध है, मैं समझता हूँ किसी महिला की इससे बड़ी प्रताड़ना आज तक नहीं हुई। तब मैंने एक कविता लिखी थी जिसको डीडी वन पे मुझे पारितोषिक भी मिला था। वह एक पहले सुना देता हूँ, फिर एक हास्य कविता सुना दूंगा, फिर हम समापन कर देंगे। केवल कुल मिला के 4 मिनट आपसे लूंगा। पहली, सुनिए सुनिए हुजूर, एक मर्द है शर्मा, शर्म से कोसों दूर। सुनिए सुनिए हुजूर, एक मर्द है शर्मा, शर्म से कोसों दूर। जवानी का सुरूर, सत्ता का गुरूर, जलता तंदूर, नैना मजबूर, जलता तंदूर, मगर कहाँ रख सका इस तन को दूर। रोटियां सेकता है जहां पेट के खाने को, औरतें भी जलाता है गलतियां छुपाने को। गेहूं की रोटियां तो पेट की आग बुझाती है, औरतों की बोटियां भी इस तंदूर में जलाई जाती है। ऐ खुदा, क्या सिर्फ शक्ल और सूरत बनाएगा? आप शक्ल सूरत की मानते हैं, दिलों की नहीं मानते। ऐ खुदा, क्या सिर्फ शक्ल और सूरत बनाएगा? औरतों को भी और कितने रूप में जलाएगा? कभी सती तो कभी सीता, हर वक्त एक मर्द ही जीता। कभी सती तो कभी सीता, हर वक्त एक मर्द ही जीता। इस बार कोई जादू, कोई करिश्मा दिखा दे। इस बार कोई जादू, कोई करिश्मा दिखा दे। एक औरत के हाथों इस मर्द को जला दे। एक औरत के हाथों इस मर्द को जला दे। दैट वाज माय फीलिंग, जो मैंने उस कविता से दी। और दूसरी एक हास्य कविता आपको सुना दूं। और जमाना अगर मैं समझूं वो गंगा जमुना और मुझे जीने दो और उन फिल्मों का था, तो तब फिल्में 3-3 सवा 3-3 घंटे की हुआ करती थी। आखिरी रील तक हम बैठे रहते थे। आखिरी रील में हीरो हीरोइन से मिलता था और कहता था मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ वगैरह वगैरह, हम भी बैठे रहते थे। पेशेंस भी हुआ करता था, बहुत सहनशीलता थी। अब है नहीं साहब सहनशीलता। अब जो है वो नेट पे दुनिया चल रही है और किसी प्रकार की सहनशीलता नहीं रह गई। और अब तो पहले रील में शायद मिलते हैं, दूसरे में शादी, तीसरे में शायद डाइवोर्स, चौथे में शायद एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। एनीवे, तो एक नेट पे बैठा हुआ लड़का अपने प्रियतमा से प्यार का इजहार कर रहा है कुछ ऐसे ही, केवल हास्य व्यंग के रूप में ले, कि अभी अभी तो प्यार का पीसी किया है चालू, अपने दिल के हार्ड डिस्क पर और कितनी फाइलें डालूं। अपने चेहरे से रुसवाई का एरर तो हटाओ, ए जानेमन अपने दिल का पासवर्ड तो बताओ। वो तो हम हैं जो आपकी चाहत दिल में लिए घूमते हैं। वो तो हम हैं जो आपकी चाहत दिल में लिए घूमते हैं, वरना आप जैसे सॉफ्टवेयर तो बाजार में कितने ही मिलते हैं। रोज रात आप मेरे सपनों में आते हो और मेरे प्यार का माउस बना के अपने उंगलियों पे नचाते हो। तेरे प्यार का ईमेल मेरे दिल को लुभाता है। तेरे प्यार का ईमेल मेरे दिल को लुभाता है, पर बीच में तेरे बाप का वायरस आ जाता है। अपने इंसर्ट का बदला देखो कैसे लूंगा। तेरे बाप को शिफ्ट तो डिलीट कर दूंगा। और हमसे कितना करवाओगे इंतजार? हमारे दिल के साइट पे एंटर तो मारो यार। आपका हंसना, आपका हंसना, आपका चाहना, आपकी वो स्टाइल, आपके अदाओं की हमने सेव कर ली है फाइल। आपके अदाओं की हमने सेव कर ली है फाइल। यही बात कहना चाहता हूं। और बातें हैं, हजारों हैं, करते रहेंगे। अभी केवल इतना, जिंदगी की राहों में तुम्हें जो गम मिलेंगे, मेरे हौसलों से कम मिलेंगे। जब खुद को तन्हा पाओ कभी, कसम दोस्ती की याद करना, सामने हम मिलेंगे। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। संजीव, थैंक यू वेरी मच। कीप इट अप। बहुत आप बहुत अच्छी लीडरशिप दे रहे हैं। कीप इट अप, इसको चलाए रखें, आगे चलें। राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया इस क्लब से। कलकत्ता में 2 बार आया, बल्कि उसके पार भी कई बार आया। एपी सिंह और संगीता ने मुझे कई बार स्कूलिंग और इसमें बुलाया, मैं आया। और आपके अशोक सुराणा जी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में मैं था। फिर अभी पिछले वर्ष राम मोहता जी ने अपने क्लब में बुलाया था। मैं आता रहता हूँ, आता रहूंगा। कलकत्ता वालों की सर, बस मेहमान 1 मिनट। नवाजी गजब है। आगे भी आऊंगा, लेकिन आज मुझे मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर 1 मिनट लूंगा। बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट है आपकी ईमेल आईडी और कांटेक्ट का, अगर आप चाहो तो हम लोग शेयर कर दें। बिल्कुल, आप शेयर कर सकते हो। मैं आपको भेज दूं या अभी आपको चाहे तो दे दूं, मैं वर्बली बता दूं आप अभी। चैट में डाल सकते हो सर। और इसी इसी बीच हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे जो सेक्रेटरी साहब है सर रोशन बजाज, वो एक हार्टफुल वोट ऑफ थैंक्स जरूर, आपके समय मैं अभी स्क्रीन पे डाल देता हूँ मेरी मेल आईडी और मोबाइल नंबर। यस सर, रोशन ओवर टू यू। या रोशन, आवाज नहीं आ रही है। रोशन, तुम्हारा वॉल्यूम नहीं आ रहा है।
गौरव, अगर रोशन की आवाज नहीं आ रही तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ऑफर अ वोट ऑफ थैंक्स. गौरव. Hello. So very good evening. So very good evening. गुड इवनिंग, गुड गुड इवनिंग. इवनिंग. So द्वारका जी ने जो deliberation दी है, I think I have never heard something like this. I'd appreciate that. Like whoever have joined must have enjoyed his session, and looking forward for many such sessions from him. So we would like to thank him again. सर, हम अपनी तरफ से हमारी पूरी टीम आशीष, गौरव, रोशन, अभिषेक सबका धन्यवाद करते हैं और खास तौर से राजकुमार जी का धन्यवाद करते हैं. और हमारे बहुत सारे पीडीजीज, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स सब जगह से यहाँ पर आए हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं. हम आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा सेशन यूट्यूब में लाइव हुआ है. हाँ, और देखा. हम करीब 300 पार्टिसिपेंट्स टच किए थे सर. यहाँ पर यूट्यूब में भी कई 100, 150, 200 लोग लाइव वॉच कर रहे सर इसको. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको कि इस यूट्यूब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम लोग द्वारका जी को और कई लाइन मेंबर के पास पहुंचा सके, उनको मोटिवेट कर सके. विद दैट, थैंक यू सर वेरी वेरी मच. लाइन मदर टेरेसा विल ऑलवेज बी इंडेटेड टू यू सर. Thank you very much. Thank you very much, Sanjeev. Thank you very much. God bless you. God bless you all. Thank you, sir.